अब जो अगला अपने को देखना है वो इस शब्द साधन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाच्य इस सभी को देखना है। तो एक एक करके देखते हैं, व्यापम के अनुरूप पढ़ेंगे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बन जाए, ताकि है ना जो काम करनी है उसको छोड़ते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने की मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स को ही रिवीजन कर पाओगे मल्टीपल टाइम। शब्द साधन हेडिंग डालिए। परिभाषा परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, चाहो तो पढ़ लो, मत लिखना। शब्द साधन व्याकरण के उस विधा को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग, रूपांतर, व्युत्पत्ति के नियम का अध्ययन किया जाता है। शब्द क्या है? एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को ना सार्थक होना चाहिए, जिसको पढ़ने से कोई मीनिंग निकले, तो वो है शब्द, है ना। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द को अक्षर शब्द कहते हैं। अक्षर, शब्द एवं वाक्यों में अंतर संबंध। अक्षर देखिएगा, जैसे मैं लिखा ल ड़, ये अक्षर है, ड़ अक्षर है, का एक अक्षर है, ये तीन अक्षर से मिलके बनेगा एक शब्द ल ड़ का। लेकिन ल ये व्यंजन और अ से मिलके बना है, तो ये वर्ण है, ये एक वर्ण है, मतलब ल में दो वर्ण है, समझिएगा। ड़ में दो वर्ण है, का में क और आ दो वर्ण है, तो ये सब वर्ण हो जाएंगे। तो ये वर्ण हो गया, ये अक्षर हो गया, ये शब्द हो गया, राइट। शब्द। अब शब्दों के कॉम्बिनेशन से बनेगा वाक्य। जैसे आज वह स्कूल गया, आज एक शब्द है, आज एक शब्द है, वह एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है, गया एक शब्द है। ठीक है। पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। यह एक पूर्ण विचार है, अर्थात वाक्य है। इसमें कुल चार शब्द है, जिसमें प्रत्येक शब्द की एक सार्थक ध्वनि निकलती है। अब शब्दांश क्या है? ये तीन चीज समझ में आ गया होगा। शब्दांश, शब्दों के लक्षण स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो स्वयं तो सार्थक नहीं है, रट लीजिए, स्वयं सार्थक नहीं है, लेकिन किसी के आगे या पीछे जुड़ के वो एक नए शब्दों को जन्म देते हैं, एक नए ध्वनि को प्रकट करते हैं, वो शब्दांश है। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या है? शब्दांश है, शब्द के अंश है, जिनकी स्वयं कोई सार्थक मतलब कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगी, मतलब वो सार्थक नहीं है ना। जैसे मैं लिखा अनु, अनु कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। लेकिन अनु को अगर शासन में जोड़ दिया जाए, शासन एक शब्द है, ठीक है, शासन एक शब्द है, ये शब्द है, दिस इज शब्द, बट अनु शब्द नहीं है। लेकिन अगर इस शासन शब्द में एक मीनिंगलेस अनु शब्द, अनु को जोड़ दे, अनु शब्द नहीं है, शासन शब्द है, अनु शब्दांश है। अब अनुधन शासन से शब्द बनेगा अनुशासन, एक नया शब्द बन गया, इसकी मीनिंग अलग है, शासन से अलग मीनिंग है ना। तो उसको शब्दांश बोलते हैं। एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या है? शब्दांश है, शब्द अंश। ठीक है। जैसे तैराक यहां पर आपको दिख रहा है, ये तैर एक शब्द है, मतलब है तैर का, लेकिन आंख का कोई मतलब नहीं है, तो तैर और आंख मिलके तैराक हो गया, एक नया शब्द आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? शब्दांश। ठीक। व्युत्पत्ति क्या होता है? एक शब्द से दूसरे शब्द बनने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। दूध से दूध वाला एक नया शब्द बन गया, दूधिया बन गया, तो उसको व्युत्पत्ति बोलेंगे। एक शब्द से दूसरा शब्द, एक शब्द से ही दूसरा शब्द बन गया, दूध से दूध वाला, दूध से दूधिया बन गया, है ना, तो उनको व्युत्पत्ति कह देते हैं। या कभी दो या अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनते हैं, दूध मोंगरा, त्रिकालदर्शी, ये शब्द क्या हो जाएंगे? व्युत्पत्ति शब्द हो जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शब्दों के भेद है। यहां से अपने नोट्स में लिखना चालू करिए, जो आपको याद नहीं रहने वाला। तो पहला लिखिए, शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। प्रश्न पहला बनेगा, शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9, ऐसे बनेगा। तो शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला, वाक्यों के प्रयोग के अनुसार।
तो वाक्यों के प्रयोग के अनुसार 8 भेद होते हैं, शब्दों के 8 भेद होंगे। वाक्यों के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। नोट करते चलिए आप सभी। वाक्यों के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो संज्ञा क्रिया होगा, या तो विशेषण, या वो क्रिया विशेषण, या सर्वनाम, या संबंध सूचक, या समुच्चय बोधक, या विस्मयाब्दी बोधक। इस तरह से 8 हो जाएंगे। पढ़ेंगे सबको। रूपांतर के अनुसार, रूपांतर के अनुसार रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी में आते हैं 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 विकारी है। इसको भी नोट करना है। मतलब एक इस तरह से टेबल बनाइए और उसको लिखना चालू करिए। टेबल में बनाता हूं, ये बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखिएगा, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। इस रूपांतर के अनुसार 2 अभी आप लोग पढ़े, है ना, 2। कौन कौन सा है? विकारी। ऐसे तरह से ना फ्लो चार्ट बना लो। विकारी के 4 भेद हैं। संज्ञा, ऐसा लिखोगे ना तो लंबे समय तक याद रहता है। सर्वनाम, क्रिया, ठीक है। और एक क्या है? विशेषण है शायद, विशेषण, क्रिया, और चौथा है विशेषण। ये नाम ही तो याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा विकारी के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। रूपांतरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है, विकारी और अविकारी। तो अविकारी के कितने भेद है? इसके भी 4 भेद है। अभी 4 जो बच गए, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये सब इसमें आ जाएगा। इसमें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा आ जाएगा, लिखते चलो। दूसरा लिखिए, संबंध सूचक, संबंध सूचक। तीसरा लिखिए, समुच्चय बोधक, यहां पर लिखिए समुच्चय बोधक। और चौथा लिखिए विस्मयादि बोधक। ये चारों को लिखिए, ठीक। ये 4 इस प्रकार से लिखिए। उसके बाद व्युत्पत्ति के अनुसार, तो व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बताऊंगा क्या है सब, मैं बाकी बात करूंगा ही। उसके बाद अर्थ के अनुसार, चौथा अर्थ के अनुसार। इसको भी यहीं पर लिखिए ना, ये अब जो आपका बन रहा है एक फ्लो चार्ट जैसा, यहीं पर लिखिए। व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ रूपांतर अनुसार 2 थे, व्युत्पत्ति के अनुसार 3 है। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। लिखो। अर्थ के अनुसार सार्थक और निरर्थक 2 भेद। अर्थ के अनुसार सार्थक और निरर्थक 2 भेद। एक जगह लिख के रखो, व्यापम में यही पूछेगा, अर्थ के अनुसार कितने भेद है? सार्थक और निरर्थक। उद्गम के अनुसार शब्दों के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहीं पर लिखो सबको। इसका एक फ्लो चार्ट प्रॉपर बना के रखो और उसको दीवार में चिपकाओ। एक नोट्स में लिखो, फिर एक कागज में लिखो और दीवार में चिपकाओ। ये आता ही एग्जाम में ना, बिल्कुल चांस है एग्जाम में 15 क्वेश्चन आ रहा है हिंदी के, तो ये बिल्कुल बनने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना के रखो, रोज देखोगे तो याद हो जाएगा। ये दीवार में, घर के लाइब्रेरी में, जहां आपको उचित लगे इसको चिपकाइए। अब देखते हैं वाक्य के अनुसार संज्ञा क्या है। तो संज्ञा वस्तुओं आदि के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा, वो जो किसी के नाम का बोध कराए, नाम का बोध कराए। आगे पढ़ेंगे संज्ञा को। क्रिया, वर्ब, वस्तु के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्रिया।
कार्य, कार्य का बोध कराए, कार्य का बोध कराए। विशेषता, विशेषण किसी शब्दों को विशेषता की बात बताए, विशेषता की बात बताए। क्रिया की विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब। सर्वनाम, संज्ञा के बदले जो शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे मोहन जाता है, वह जाता है, तुम जाते हो, ये सब सर्वनाम है। क्रिया के नामार्थक शब्दों को सूचित करने वाले को संबंध, जो संबंध को सूचित करे, संबंध को बताए, वो संबंध पढ़ेंगे अभी आगे। समुच्चय बताए, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द, जैसे और हो गया, या हो गया, जो दो शब्दों को जोड़ दे या दो वाक्यों को जोड़े। जैसे राम जा रहा था परंतु बारिश हो गया, दो वाक्यों को मिला दिया, वो समुच्चय बोधक। ठीक है, केवल मनोविकार सूचित करने वाले, जैसे आहा, अरे अरे अरे, ऐसे बोलते हैं ना, इन शब्दों में हम लोग विस्मयादि बोधक शब्दों में आ जाते हैं। बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। अब आगे देखो, रूपांतरण के अनुसार विकारी अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, विकारी। तो विकारी वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल, लिंग वचन काल के रूप में, के कारण रूप में परिवर्तन हो जाता है। लिंग वचन काल के कारण इनका रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखना, विकार मतलब परिवर्तन है। जैसे मैं लिखा, मोहन बॉल से खेलता है, खेलता है। मोहन एक पुल्लिंग है ना, लिंग। यहां पर उसके लिए क्या शब्द हो रहा है, खेलता है। लेकिन अब मैं आगे लिखा, सीमा बॉल से, बॉल से खेलता है कि खेलती है, तो खेलती है। ये परिवर्तन लिंग आया, तो लिंग के कारण क्या हो गया, वर्ब में परिवर्तन हो गया। लिंग परिवर्तन से खेलता ती हो गया। तो वो जिसमें परिवर्तन आ जाए लिंग वचन काल आदि में, तो वो विकारी शब्द है, जिनके कारण क्या हो जाएगा, परिवर्तन आएगा। आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा, विकारी शब्द के बारे में थोड़ा लिख लो। जिन शब्दों में, लिखते जाइएगा, जिन शब्दों में जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक या काल, लिंग वचन कारक या काल के कारण, के कारण विकार मतलब परिवर्तन, विकार होते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। तो चार थे, कौन कौन से चार हैं, संज्ञा, संज्ञा, तो संज्ञा में क्या क्या उदाहरण हो जाएगा, जैसे मैं लिखा घोड़ा, जैसे मैं लिखा घोड़ा, तो घोड़ा में आप क्या कैसे क्या चीज शब्द यूज कर सकते हो, घोड़ी बोल सकते हो लिंग के कारण। अगर एक वचन में है तो घोड़ा बोल दोगे, लेकिन बहुत सारे हैं तो घोड़े बोलोगे आप, ये वचन के कारण हो गया। ठीक है, इस कारण वो परिवर्तन हो रहा है। दूसरा लिखिएगा, सर्वनाम में, जैसे मैं कही रूप देखोगे आप, मैं को मैं मेरा बोल सकता हूं, लेकिन लिंग के कारण कोई लड़की बोलेगी तो मेरा नहीं बोलेगी, वो मेरी बोलेगी लिंग के कारण, है ना। मेरा, मेरा घर है या मेरी घर है ना, मेरा मेरी हो जाएगा। अब जैसे हम लोग बहुत सारे लोग हो गए, तो हमारा हो जाएगा वो, ये हमारा घर है, हमारा, है ना, वचन के कारण। विशेषण में कैसे परिवर्तन होगा, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तीसरा विशेषण,
मैं उल्टा लिख रहा हूं। विशेषण, जैसे विशेषण एक अच्छा एक विशेषण है ना, अच्छा, अच्छा, अच्छी भी हो सकता है, लिंग परिवर्तन करोगे तो अच्छी, फीमेल, बहुत लोग हैं तो अच्छे, है ना। इसी प्रकार चौथा प्रकार है क्रिया। क्रिया में कैसे कैसे विकार आ सकता है, वह पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ से पढ़ा, पढ़ता, पढ़ती है, लड़की पढ़ रही तो पढ़ती है, सीमा पढ़ती है, राम पढ़ता है, राम मोहन सीमा पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार से विकार आ रहा है इनमें। तो विकार किन में आ रहा है, संज्ञा में आ रहा है, सर्वनाम में आ रहा है, विशेषण में आ रहा है, क्रिया क्रिया में आ रहा है। तो ये सब विकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक। अविकारी वे शब्द जिनमें कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता, वो क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे क्रिया विशेष, इसमें उदाहरण में क्रिया अविकारी है, वो अविकारी है, इसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोचक बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ओके। क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, लिखो एक शब्द लिखिए, राम धीरे धीरे चलता है। अब सीमा के लिए शब्द यूज करते हैं, सीमा धीरे धीरे चलती है, सीमा धीरे धीरे चलती है। तो राम के लिए भी हम लोग धीरे धीरे शब्द का प्रयोग किए। ठीक है, जैसे राम लड़का है ना, राम धीरे धीरे चलता है। अब इसमें देखो, ये मेल के हिसाब से चलता हमने शब्द यूज किया है ना, मेल के लिए। लेकिन अभी दूसरा उदाहरण लिखा, सीमा धीरे धीरे, धीरे धीरे चलती है। यहां पर मेल फीमेल के हिसाब से चलती हो गई, लेकिन धीरे धीरे में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। ये क्रिया की विशेषण बता रही है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण बोलेंगे। चलता चलने की विशेषण बताई जा रही है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, अविकारी। ठीक। इसी प्रकार शीघ्र, जोर आदि के साथ भी वाक्य बना लो। संबंध बोधक, बिना, समेत, और, द्वारा, ये संबंध के लिए प्रयोग करेंगे, बताऊंगा इसको मैं, अगले से आगे पढ़ना ही है अगले चैप्टर में। समुच्चय बोधक और, वा, यदि, किंतु, विस्मयादि बोधक, अरे, ओह, वाह, इनके लिए हो गया। ठीक है। व्युत्पत्ति के अनुसार पहला प्रश्न बनता है एग्जाम में, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं। तो तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब इनका मतलब समझते हैं। रूढ़ वो शब्द है, रूढ़ वो शब्द है जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने हैं, उनका इंडिपेंडेंटली अस्तित्व है। उसको तोड़ दोगे तो कोई नया शब्द नहीं बनेगा। जैसे सागर को खंड करो तो सा का कोई अर्थ नहीं है, गर का कोई अर्थ नहीं है। तो जो रूढ़ शब्द है उनको तोड़ने से कोई नए शब्द नहीं बनेंगे, ध्यान से समझ लेना। रूढ़ उनको बोलेंगे। चावल है, तोड़ दिया, चाव धन ल, कोई नया शब्द नहीं बन रहा है ना। कोई दो शब्दों को मिलने से ये शब्द नहीं बने हैं, वो इंडिपेंडेंट अस्तित्व रखते हैं। वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रूढ़। समझ में आ गया। जस्ट अपोजिट यौगिक होगा। यौगिक जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने होंगे, दो या दो सार्थक जो शब्द होंगे उनसे मिलके यौगिक बनेंगे। लेकिन अगर रूढ़ वाले शब्दों को तोड़ोगे तो सार्थक नहीं निकलेगा, वो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा उनका। सा का कोई अर्थ नहीं है, गर का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थक नहीं है ना। शब्द सार्थक होते हैं, याद रखना, शब्द क्या होते हैं, सार्थक। तो वो रूढ़ शब्द उनको कहेंगे जब जिस शब्दों को आप तोड़ दोगे, खंड कर दोगे, तो कोई नए शब्द नहीं बनते हैं। लेकिन यौगिक शब्दों का निर्माण ही नए
कोई दो सार्थक या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मिलने से हुए होगा, तो वो है यौगिक। जैसे उदाहरण पे देखो, विद्यालय, जो विद्यालय शब्द है वो तोड़ो तो विद्या एक सार्थक शब्द है, आलय भी एक सार्थक शब्द है, तो विद्या और आलय दोनों से मिलके बना है विद्यालय। इसी प्रकार विद्या का अर्थ सॉरी बुद्धि है और आलय का अर्थ घर है। हिमालय देखो, क्यों हिम और आलय, तो हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर हिमालय। ठीक है, तो वो यौगिक हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दो शब्दों से मिलने से बनेगा, जैसे पाठशाला, हिमालय, राजपुत्र, विद्यालय, ये सब यौगिक शब्द है। तो दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्दों के मेल से यौगिक बनेगा। अब योग रूढ़ किसको बोलते हैं? ये योग रूढ़ भी यौगिक होते हैं, दिमाग में रखना। योग रूढ़ शब्द भी क्या है? यौगिक ही है। योग रूढ़ जो है, योग जो रूढ़ है, ये भी यौगिक ही है, बट उसको अब हम लोग यौगिक नहीं मान के उसको योग रूढ़ की तरह उसको रूढ़ शब्दों की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे देखो, पहले डेफिनेशन ही देख लो योग रूढ़ का। वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे उदाहरण में लंबोदर लिखा है, तो लंबोदर का मतलब क्या है? हम सीधा गणेश भगवान को ले लेंगे, लंबोदर मतलब गणेश भगवान, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या है? लंबा है उदर जिसका, पेट जिसका, वो है योग रूढ़, है ना? वो है जिसका, वो व्यक्ति जिसका पेट बड़ा है, वो उसको लंबोदर कहेंगे, है ना? किसी सामान्य व्यक्ति, किसी व्यक्ति भी कह सकते हैं जो थोड़ा मोटा है, उसको क्या बोलेंगे? लंबोदर महाराज है ये तो पूरा, ऐसा बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, है ना? लंबोदर है पूरा, वो तो मतलब पेट बड़ा है। लेकिन लंबोदर जो शब्द है, लंबोदर मैं लिख रहा हूं, लंबोदर मतलब वह जिसका लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका। लेकिन लंबोदर शब्द का प्रयोग हम लोग गणेश भगवान के लिए कर लेते हैं, है ना? सीधे सीधे हम लोग गणेश भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं हिमालय भी लिखूं, तो हिमालय उसको बोलेंगे हिम, हिम या बर्फ है जिसका घर, हिम है जिसका घर, हिम का घर, है ना? हिम का आलय हिमालय। लेकिन हिमालय शब्द का हम लोग प्रयोग एक पर्टिकुलर, एक विशेष पर्वत के लिए करते हैं, जिसको हम लोग हिमालय नाम ही दे दिए हैं। लेकिन जिस भी पर्वत में बर्फ जमी है या जहां पर बर्फ जमा है, वो हिमालय हो जाएगा चल में। अगर कल को जैसे कि मान लो बहुत ठंड पड़ी और सरगुजा के मैन पार्ट में बर्फ जमने लगा, तो उसका भी नाम हिमालय पड़ जाएगा, क्योंकि हिमालय का मतलब क्या है? जहां पर बर्फ हो, बर्फी बर्फ हो, वो हिमालय है। लेकिन अब जब जैसे हिमालय शब्द दिमाग में आता है, तो आप लोग वो ही हिमालय को पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ना? तो एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है वो अपना जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ को छोड़ के वो किसी विशेष अर्थ को बता रहा है। जैसे मैं दशानन शब्द बोलूं, दशानन, तो दशानन का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके 10 सर हैं। लेकिन दशानन से हम लोग 10 सर को नहीं ले रहे हैं, हम लोग सीधा इंडिकेट कर रहे हैं रावण को, है ना? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है? जैसे पंकज, पंकज मतलब जो कीचड़ में खिले, पंख धन ज से कीचड़ में जन्मा हुआ। लेकिन पंकज का विशेष अर्थ में क्या ना हो जाता है? कमल। साधारण अर्थ में कीचड़ में जन्मा, है ना? दशानन, दश धन आनंद, 10 मुख वाला, 10 मुंह वाला। लेकिन हम क्या ले लेते हैं? रावण को, ठीक है? योग रूढ़। फिर है अर्थ के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक जिस शब्दों का कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहेंगे, जैसे हाथी, घोड़ा, लड़का, लड़की। निरर्थक जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो, जैसे नीपा, टीरो, मगा, ये सब निरर्थक है, जिसका कोई शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं है, सार्थक नहीं है,
है ना, सार्थक और निरर्थक, सार्थक जिसका कोई मीनिंग हो, निरर्थक जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। फिर होता है उद्गम के अनुसार। उद्गम के अनुसार शब्दों के कितने भेद है, तो उद्गम के अनुसार शब्दों के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के वो सारे शब्द जो डायरेक्ट हूबहू संस्कृत से आ गए उसको तत्सम कह देते हैं। हिंदी में वो सारे शब्द जो हम लोग संस्कृत से सीधा ले लिए उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकार कर लिया, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, ज्यों का त्यों समान, उसके समान या ज्यों का त्यों हम लोग उठा लिए, वो तत्सम है। उदाहरण में जैसे आम्र है, शीर है, दुग्ध है, कोकिल है, चंद्र है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव संस्कृत व अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द जिन्हें कुछ बदलाव के बाद हिंदी ने स्वीकार किया उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे आम्र, ये संस्कृत का शब्द है लेकिन हम लोग हिंदी में आम कह देते हैं। तो आम्र से क्या बना, आम। शीर, शीर से बना खीर, ठीक। दुग्ध से बना दूध, कोकिल से बना कोयल, चंद्र से बना चांद। लेकिन चंद्र जो है वो संस्कृत का शब्द है इसलिए वो क्या है, तत्सम है, तत्सम है। और तद्भव वो संस्कृत से या अन्य किसी भाषा से आया लेकिन उसका थोड़ा सा मीनिंग तो वही है लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। संस्कृत व अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द जिन्हें कुछ बदलाव के बाद हिंदी ने स्वीकार किया वो हो गया तद्भव, ठीक। देशज क्या है, वे शब्द जो अपने ही देश के अंचल विशेष में बोलचाल से बना है। अपने ही देश का मतलब किसी विशेष क्षेत्र की बात किया जा रहा है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है तथा लोक व्यवहार में अज्ञात है, सहसा या किसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए आ गया है, वो देशज है। तो आपको देशज का पूरा लिस्ट याद करना पड़ेगा। तेंदुआ, चिड़िया, ठुमरी, कलाई, डिबिया, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डोंगा, थैला, कटोरा, कबड्डी, जूता, कुत्ता, गोबर, लौकी, ये पूरा याद करो। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा देशज है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। विदेशज तो जो विदेशी भाषाओं से होगा, जैसे अरबी से, अरबी एक भाषा है विदेशी भाषा, उसके जैसे अमीर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, अजीब, अजायब, अक्ल, असर, ये सब अरबी की भाषा है से लिया गया है। उसे फारसी से अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, ये सब फारसी के शब्द हैं। तुर्की के आका, उजबक, उर्दू, ये सब टर्की के हैं। अंग्रेजी में अकादमी है, अपील, कोर्ट, जज, पुलिस, ये अंग्रेजी के हैं। पुर्तगाली में अचार है, अनानास है, आल्पीन है, ये सब शब्द आपको एक बार देखे रहो, मल्टीपल टाइम देखो तो एग्जाम में बनने के चांस है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, विदेशज हो जाएंगे। तत्सम जो डायरेक्ट संस्कृत से आ गया, तद्भव जो किसी दूसरे भाषा से आया तो है लेकिन हिंदी में आने से पहले उसमें थोड़ा बदलाव हो गया। देशज जो किसी विशेष स्थान पे जन्म लिया हो, जो तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, विदेशज भी नहीं है, सोर्सेस का अज्ञात है, वो देशज है। और विदेशज जो फॉरेन लैंग्वेज से उठा के लिया गया हो, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है, फिर इसका संज्ञा स्टार्ट करेंगे अगले क्लास, अगले लेक्चर में, ठीक है। बाकी कुछ, ठीक है, इतना ही करिए।